नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े होम, लाइफस्टाइल और फैशन के सोर्सिंग शो में, जहां पर 2800 एग्जिबिटर्स ऑलमोस्ट 2000 प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से स्प्रिंग फेयर 2016 का आयोजन ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में किया गया। निश्चित तौर पर हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री के कैलेंडर में इस फेयर की एक खास जगह बन चुकी है। कुल मिलाकर 110 कंट्रीज के बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये रंग है कला और संस्कृति के महाकुंभ दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2016 का। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के नाम से फेमस इस फेयर के 41वें एडिशन का शानदार और रंगारंग आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया। इस फेयर का मुख्य उद्देश्य हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के उत्पादकों, निर्माताओं और निर्यातकों के प्रोडक्ट्स को विदेशी खरीदारों को निर्यात करने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करना है। ये फेयर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का और दुनिया का सबसे बड़ा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस फेयर है। भारतीय कला और शिल्प के इस शानदार प्रदर्शनी में विश्व भर के करीब 110 से अधिक देशों के खरीदारों ने शिरकत की। $4700 से अधिक बिजनेस विजिटर्स ने होम, लाइफस्टाइल और फैशन आदि के प्रोडक्ट्स को लेकर अपनी रुचि दिखाई। इस फेयर से करीब 1625 करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद जताई गई। पिछले 22 साल से इस मेले के सफल आयोजन करने वाले एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये फेयर एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि न केवल ऑर्गेनाइज जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मौका मिल रहा है शोकेस करने का प्रोडक्ट, बट एसएमईज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी शोकेस करने का मौका मिल रहा है। और दुनिया भर के बायर्स, यहाँ करीब 2000 से ज़्यादा बायर्स आते हैं और हमारे जो डिफरेंट आर्टिजन्स हैं उनको मौका मिलता है कि उनके प्रोडक्ट्स यहाँ शोकेस कर सकें। तो ये एक फेयर जो है बायर सेलर मीट की तरह जो ये उभर के आया है, उससे हमारे जो छोटे एसएमईज हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपना प्रोडक्ट या उनके फेयर्स में पार्टिसिपेट करके मार्केटिंग नहीं कर पाते थे रिसोर्सेज की कमी के कारण, यहाँ पे वो भी आए हैं। भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का इस बार दायरा भी बढ़ाया गया। मेगा क्लस्टर योजना के तहत छोटे छोटे करीब 200 नए निर्यातकों को भी मेले में हिस्सा लेने का अवसर मिला। होम फर्निशिंग, फर्नीचर, उपहार और डेकोरेटिव्स, क्रिसमस और उत्सव सजावट, कालीनों, फैशन, गहने, स्पा और वेलनेस उत्पादों, बाथरूम सामान, चमड़े के बैग, दीपक और स्टेशनरी सहित 2800 से अधिक एग्जिबिटर्स ने अपनी क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का शोकेस किया। इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नए डिज़ाइन, नए इनोवेशन, और ये करने के लिए हम विदेशों में भी खूब घूमते हैं। हम वहाँ जाके प्रोडक्ट देखते हैं कि भाई किस तरह का प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर अलग अलग शहरों में जहाँ पर ये बनता है वहाँ पर भी जा कर के वहाँ पर भी इंटरेक्ट करते हैं लोगों से और नए प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं। बदलते समाज और उनकी बदलती जरूरतों को देखते हुए मौजूदा समय में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर महज मिट्टी, लोहा या कुछ अन्य सामग्री से बना उत्पाद ही नहीं है, बल्कि अपना दायरा काफी बड़ा कर चुका है। मोदी सरकार भी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेगा क्लस्टर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, डिजाइन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और स्किलिंग पर काफी जोर दे रही है। आने वाले साल में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स को लेकर 35,000 करोड़ का टारगेट भी रखा गया है, यानी इस क्षेत्र में काफी एक्शन होने की उम्मीद है। IHGF के 41st एडिशन में 28 एग्जिबिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करीब 2000 प्रोडक्ट्स को 110 देशों के बायर्स के समक्ष शोकेस किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के चेयरमैन दिनेश जी। नमस्कार, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, आप हमें बता सकें
EPCH द्वारा ये जो आयोजित फेयर है, इस फेयर से कैसे एक्सपेक्टेशंस हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये फेयर जो हमारा लास्ट ईयर के प्रोपोर्शनेट अगर इस फेयर को हम कंपेयर करें तो दिस फेयर इज़ मच बेटर एंड मच इसकी ग्रोइंग हो रही है, इसके अंदर और ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और जो बायर की जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो अराउंड 5000 बायर के जो एक्सपेक्टेशन है वो वी आर टचिंग दैट एक्सपेक्टेशन। इस फाइनेंशियल ईयर के टारगेट्स तो लग रहा है अचीवेबल हैं। अब आगे चलते हुए 35,000 करोड़ के टारगेट्स की बात हो रही है। हाँ, ये समहाउ इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए नए बाजारों की तलाश करनी होगी। आप कैसी रणनीति बना रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए कैसे बढ़ना होगा? जो हमारी काउंसिल है जो इंटरनेशनल शो ऑर्गेनाइज करती है, अभी हम यूरोप और अमेरिका पे ही मेन कंसंट्रेशन फोकस होता था। अब वी आर गोइंग टुवार्ड्स द लैटिन अमेरिकन साइड, जहाँ पे 5-6 कंट्रियों का वी आर आवर काउंसिल इज ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन ए वेयर हाउस इन उरगई। उरगई में यहाँ हम एक्सपोर्टरों का सामान वहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे और उससे फर्दर आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उरगई को सेंटर बना करके, जिससे ईजी टू साउथ अमेरिका का मेजर प्रॉब्लम यह है कि उनको बायर में वहाँ उनको लिए एक वीसा लेना पड़ता है, वीसा सैंक्शन फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द मनी। देयर इज ए फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर हमारा उरगई टारगेट हो जाता है तो हम बहुत सारा एक्सपोर्ट साउथ अमेरिकन कंट्री जो नियर बाई उरगई से रिलेटेड जो कंट्री हैं, ब्राज़ील हुआ है, अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। आपके हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर SMEs हैं। हाँ, छोटे यूनिट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चाइना की स्टोरी को, उसकी मार्केट में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं और वहाँ पर किस तरह का पोटेंशियल है? वहाँ कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आप तलाश रहे हैं? यहाँ पे जो हमारी SMEs है उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ चाइना। चाइना में जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से रिलेटेड लोग थे वो अब इस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से पीछे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि दिस सेक्टर इज़ नॉट मच मोर पेइंग फॉर देम। उनकी जो यंग जनरेशन जो आ रही है वो और हायर स्केल में IT साइड में, इलेक्ट्रॉनिक साइड्स में, कंस्ट्रक्शन साइड में, ब्रिज साइड में और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाने में इन्वॉल्व है। इंडिया में अभी जो हमारा SME सेक्टर है उसके अंदर क्योंकि हमको वर्कर्स और आर्टिशंस अवेलेबल हैं, इससे इस ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं। और इंडिया अभी इतनी फास्टली एक्सपेंड नहीं हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। चाइना इज ऑलरेडी एक्सपेंडेड अराउंड द वर्ल्ड, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल नो चाइना। इंडिया के प्रोडक्ट को अभी फॉरेन नेशंस में बहुत अच्छी तरह लोग अभी जान नहीं पाए हैं, पर लेकिन अभी धीरे धीरे जिस तरह हमारी काउंसिल प्रमोट कर रही है, पीपल विल मोर अवेयर और इसका बहुत अच्छा स्कोप है। जहाँ तक हम देख रहे हैं SMEs की बात है और उनको नए बाजारों की जब तरफ बढ़ना होता है तो उनमें काफ़ी हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, वहाँ की फॉर्मेलिटीज़, वहाँ में पेमेंट्स, उनको किस तरह से एक पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम आप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं? थोड़े कंट्री में प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज देयर इज नॉट मच प्रॉब्लम टू एक्सपोर्ट। ओनली उन लोगों को एक अवेयरनेस हमको क्रिएट करना है उनके अंदर अदर कंट्रीज में कि इंडिया भी इतना बढ़िया इंटरनेशनल लेवल का गुड प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना रहे हैं। राइट। आपका गवर्नमेंट से एग्जैक्टली कुछ विश लिस्ट आप चाहते हैं इसको और प्रोत्साहन देने के लिए, और क्या किया जाए? और गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको जो एक्सपोर्टर को जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा हाई है उसको सब्सिडाइज करें। वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी लो, इंडिया इज़ ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि एक एक्सपोर्टर जो है अगर वो इंटरेस्ट पे एक शिपमेंट के लिए कम से कम उसको 4 महीने के लिए उसका पैसा ब्लॉक होता है। एज सून एज ही गॉट द ऑर्डर देन ही हैज टू टेक द फाइनेंस फ्रॉम द बैंक टू प्रोड्यूस, और जब तक उसकी शिपमेंट वहाँ पहुँचती है इट्स ए प्रोसेस ऑफ 4 मंथ और 5 मंथ, हिज एंटायर मनी इज ब्लॉक फॉर 4-5 मंथ। एंड दिस 5% जो इंटरेस्ट का जो रेट है 14% और 12%, वो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट पे बढ़ जाता है। अगर उसको हमको 5 या 6% का सबमिशन मिल जाता है इंटरेस्ट रेट लो, तो उससे काफ़ी हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। राइट सर, दैट वी कैन गेट मोर बिजनेस। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और अब वक्त है कि हम आपकी मुलाकात करवाएं EPCH के ED राकेश कुमार से। IHGF के 41st एडिशन में 2800 एग्जीबिटर्स ऑलमोस्ट 2000 प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर बायर्स ऑलमोस्ट 110 देशों से मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश कुमार जी। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे? राकेश जी, हम देख रहे हैं इस बार की थीम पवेलियन में आपने नॉर्थ ईस्ट को पिक किया है। नॉर्थ ईस्ट पर सरकार का भी काफ़ी तवज्जो है, वहाँ पर विकास को लेकर, और एक्सपोर्ट्स के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स की बात है, वहाँ पर भी काफ़ी संभावनाएं हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट पवेलियन इस वक्त हमारा मेन अट्रैक्शन बना हुआ है और जितने भी ओवरसीज़ बायर आ रहे हैं वो वास्तव में एक नया प्रोडक्ट और नए तरीके से उसको पेश किया गया प्रोडक्ट देख करके बहुत ही खुश हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा सेलेबल है
और आने वाले समय में हमें इसमें बहुत अच्छी एक सफलता मिलेगी। यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, काफ़ी ट्राइब्स हैं, काफ़ी सब ट्राइब्स हैं, और उनकी जो अपनी सब ट्राइब्स की सभी की अपनी अपनी एक अलग से खास क्राफ्ट्समैनशिप है। करेक्ट। उसको आप किस तरह से मतलब लोकल से ग्लोबल तक पहुँचा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं और उनको एक बड़ा बाजार ओपन अप कर रहे हैं, कैसे इसको आप समझाना चाहेंगे? देखिए, लगभग 250 से ज़्यादा ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं और ऐसे में उनके बहुत से प्रोडक्ट हैं जो शुरू से चल रहे हैं। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट हैं, एक्चुअली देखा जाए तो ये वास्तव में लोकल इनिशिएटिव और ग्लोबल रीच वाला पूरा उदाहरण है, प्रॉपर है। और आज जिस समय सब प्रोडक्ट ग्लोबल विलेज की तरह बेचे जा रहे हैं और यहाँ के जो प्रोडक्ट आर्टिसन बना रहे हैं, ये अपने आप में इसमें बहुत ही बढ़िया कला है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इनके क्राफ्टमैनशिप है और सब तरह का नेचुरल मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, जो कि आज की वर्ल्ड ओवर डिमांड है। यानी इको फ्रेंडली पर काफ़ी इको फ्रेंडली, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन, ये जो बेसिक जिसके ऊपर मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में आज चल रही है, यही इसमें खासतौर पर प्रोडक्ट यहाँ हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट आगे आए हैं। ये एक नॉर्थ ईस्ट की यूएसपी अभी तक पूरी तरह से इंटरनेशनली हम लोगों ने इनकैश नहीं की, जबकि फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड, बाकी कंट्री इस यूएसपी को अच्छी तरह से इनकैश कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स को अगर हम देखें, जो कंपटीशन आ रहा है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से है, उनकी स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे जो कंपटीटर हैं बेसिकली उनकी स्ट्रैटेजी 3 मुद्दों के ऊपर है। पहला मुद्दा मार्केट, दूसरा मुद्दा मार्केट और तीसरा भी मार्केट है। तो उन्होंने उनको बड़े अच्छे तरीके से उसको उन्होंने कवर किया है और मुझे लगता है कि अब हमें जब प्रोडक्ट और क्लस्टर पर ध्यान दें, उसके साथ में ही हमें एग्रेसिव मार्केटिंग लानी पड़ेगी और एग्रेसिव मार्केटिंग लाते हुए हमें वेयरहाउस का खोलना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने चाहिए ताकि हम लोग जहाँ जहाँ भी बायर्स की मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, बिना ज़्यादा सोचे समझे और ज़्यादा समय लगाए हम बायर्स को वहाँ पर तुरंत प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकें। और मैं समझता हूँ कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारी वहाँ लगातार प्रेजेंस बनी रहे। एक लास्ट वर्ड आपसे चाहेंगे, स्किलिंग को एड्रेस करने के लिए काफ़ी बात हो रही है, स्किल इंडिया और तमाम पहलुओं पर आप ये बता सकें। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं लेबर को लेकर भी काफ़ी इशूज़ रहे हैं, मनरेगा एक तरफ है, तो आप कैसे सोचते हैं इसको एड्रेस करने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, स्किल का मुद्दा जो है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है आने वाले समय में। मैं समझता हूँ कि जो आर्टिसंस हैं उनको स्किलिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मनरेगा के ज़रिए जो उनको सहायता मिल रही है उसकी वजह से काफ़ी आर्टिसंस जो पार्ट टाइम पर काम करते हैं, अनस्किल्ड भी हैं और वो अपने यहाँ काम कर रहे हैं मनरेगा में। सरकार को चाहिए कि मनरेगा को हमारे हैंडीक्राफ्ट से लिंक कर दे। अगर वो मनरेगा को हमारे हैंडीक्राफ्ट से लिंक कर दे और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट उसमें अलाउड किए जाएँ तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग बेहतर हो जाएगी, हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, हम चाइना से कम्पीट कर सकते हैं। हाल फिलहाल उन्होंने पिछले साल सेरिकल्चर को उसमें इंक्लूड किया है और हैंडीक्राफ्ट को इंक्लूड करने से मुझे लगता है आर्टिसन अपने घर के ऊपर पास में जो क्लस्टर है, एक उसमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना सीख लेगा कि जिसके ज़रिए वो मनरेगा की ग्रांट तो लेगा कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद में वो अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। राइट सर, स्प्रिंग 2016 के लिए हमारी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू। इंडियन एक्सपोर्ट्स पिछले 14 महीनों से लगातार गिर रहे हैं। ये गिरावट अक्रॉस सेक्टर्स देखी जा रही है, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें ग्रोथ रजिस्टर की जा रही है और वो है हैंडीक्राफ्ट्स। एंटरप्रेन्योर्स कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए नए बाजारों, लैटिन अमेरिका, CIS कंट्रीज का रुख कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साथ ही अपनी उच्च निर्यात क्षमता, कम पूंजी निवेश और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिहाज से भी ये आर्थिक और पिछड़े वर्गों के लिए भी एक प्रमुख आय का स्रोत है। इन सब विशेषताओं के चलते वर्तमान वित्त वर्ष यानी 2015-2016 के पहले 9 महीनों में हस्तशिल्प निर्यात 14,782 करोड़ 10 लाख रुपए का रहा, जो 2014-2015 की इसी समय के मुकाबले 13,460 करोड़ 25 लाख रुपए था। भारतीय रुपए के हिसाब से इसमें 9.82% और डॉलर के लिहाज से 3.02% की वृद्धि दर्ज की गई। हस्तशिल्प निर्यात 2015-2016 के लिए अपने तय लक्ष्य 20,368 करोड़ रुपए को पाने के लिए मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है।
We want the exporters to do a perfect job. We want to supply the real quality products to them from the production lines. So our intention is to have a absolute the clean and very quality production lines and link it up with the exports and help the exporters to export their products into the right destination. So whatever they want, I'm sure we have been providing, and the council is really playing a very proactive role. Hopefully, I think we should be able to achieve this whatever that the 12% which we have set ourselves as the target of annual growth rate. मुश्किल माहौल में भी हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देखी जा रही है। हालांकि साउथ ईस्ट एशिया से भारत के एक्सपोर्टर्स को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जानकार मानते हैं कि एग्रेसिव मार्केटिंग करना समय की मांग है और इसके लिए बजट को भी बढ़ाना चाहिए। फिलहाल कुल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 30% है, जबकि यूएई का शेयर 12.73% है और यूके में 8.22% एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं नए बाजारों पर भी फोकस करने की बेहद जरूरत है। भारतीय उद्यमियों का जोर लैटिन अमेरिका, आसियान देश सहित अफ्रीका के बाजारों पर भी है। इन क्षेत्रों में भारतीय हस्तशिल्प को पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है, जहां निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। हम लोग टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट को, डिज़ाइन को, कलर को चेंज कर रहे हैं और कंज्यूमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट को जानते हुए काम कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट खाली अब गिफ्ट नहीं है, वो खाली एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए नहीं, हम उसको लाइफ और कंज्यूमर प्रोडक्ट ताकि वो किसी को काम आ सके, आपके किचन में काम आ सके, आपके रूम में काम आ सके, आपके लॉन में काम आ सके, आपके गार्डन में काम आ सके, आपकी सीलिंग में लग सके। इस प्रकार के प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं ताकि वो वाकई वो अगर पैसा खर्चे तो उसको वो यूजफुल लगे। हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ने करीब 70 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। इसमें बड़े पैमाने पर एसएमईज काम कर रहे हैं, परंतु सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने बाकी है। बदलते दौर में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। साथ ही कारोबारियों को समय समय पर और उचित दर पर फाइनेंस मुहैया कराए बिना ग्रोथ की राह आसान नहीं होगी। जी बिजनेस की खास पेशकश IHGF स्प्रिंग 2016 में अभी के लिए बस इतना ही। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं फॉरेन बायर्स के एक्सपीरियंसेस और फीडबैक के साथ। नमस्कार। This fair is really important for us because you see we can find all the vendors, Indian handicraft vendors here. So it's really convenient for us. Most of the items is handmade. Find the good old stuff, looking good old, but reproduced in a new way. मेरे ख्याल से हर एक साल, हर एक सीज़न कुछ ना कुछ नया आता है और हमारे आजकल के जो कारीगर हैं हिंदुस्तान में वो अपनी परंपरा रिस्पेक्ट करके उसको नई टेक्नोलॉजी में ला रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। It's great. It's very competitive in Australia. There's a lot of people in homewares. It's increasing all the time. So we're looking for a way of defining ourselves. It's a very good place for us to come to source our products. The fair is becoming bigger and better. And a few years ago, it was very challenging for the domestic buyers to come and source out of India. But now I think a lot of the suppliers and the vendors are open to our domestic market. The product here is excellent for one thing, it's like the textile. You have the vibrant colors, the actual fabric that you have here, we cannot find it in China, that's for sure.